Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Tanishka Sodhi and I'm joined today by my very talented reporter colleagues. There's Avdesh Kumar and Basant Kumar. हेलो हेलो How, कैसे हो? दिल्ली का मौसम थोड़ा बदल गया ना। मौसम बदल गया पार्लियामेंट में भी और रिपोर्टिंग में सबसे दिक्कत जो होती है वो गर्मी में होती है। आप पानी पे पानी पी रहे हैं, पसीना इधर इचिंग हो रही है, मन उब जाता है, मन ही नहीं करता निकलने का। इलेक्शंस तो इस बार हम सबके लिए मतलब गर्मी में करना एक चैलेंजिंग टास्क रहा। हमने फिर भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स की इलेक्शंस में एंड आफ्टर इलेक्शंस आल्सो वी आर आई थिंक कीपिंग अप द मोमेंटम। वी हैव हैड अ न्यू NL Sena project for which Basant traveled to Bihar. He spent weeks I think reporting and we're going to be speaking about his story today. The story is titled Seats, Quota, Banquet Halls, Buses and Answers, How to Leak a Paper in Bihar. It is a long story but I promise you it's worth your while. Basant went there with several questions that we all have had about the NEET controversy and got answers to several of them. So we're going to be speaking about this story in detail and we're also going to be discussing Avdesh's story. He spoke to the family of the women who lost their lives in the Hathras stampede. The death toll currently is 121 people, mostly women and children, and 11 people have been arrested in this incident. Avdesh's story is titled May Never Go to Satsang But Believe in Baba, kin of Hathras stampede victim. So Basant, let's start with your story, which is an NL Sena story, which again has been possible only because of our subscribers. Yeah. So can you firstly tell us current status क्या है नीट की कंट्रोवर्सी का? देखिए, अभी तो जितने उस पे केसेस हुए थे बिहार गुजरात में वो CBI के पास है और CBI इसकी जांच कर रही है और CBI लगातार इसमें गिरफ्तारी कर रही है। बिहार में जब मैं बिहार में ही ज़्यादा फोकस किया तो जब वहाँ आर्थिक अपराध इकाई जिसको EOU कहा जाता है उसके पास केस था तो लगभग 17-18 लोग अरेस्ट हुए। तो उसके बाद CBI जब एंटर की तो धड़ाधड़ गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को। एक तरफ गिरफ्तारी चल रही है, जाँच चल रही है, पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं लीक अब तो इस्टेब्लिश हो गया है कि लीक हुआ है, बावजूद अभी केंद्र सरकार रद्द नहीं कर रही, NTA रद्द नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनडायरेक्टली यही बोला है कि पेपर लीक हुआ है, पर किस तरीके से और किस पैमाने पर लीक हुआ है इस पे आप हमें बताएं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ उस पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ CBI अपना काम कर रही है, तो अभी यही चल रहा है। और आपकी स्टोरी एक मतलब फुल ऐसे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जो आई एम श्योर ऐसे इसकी मूवी बनाई जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज इट प्रॉपरली एक्सप्लेन्स द रैकेट ऑफ लीकिंग अ पेपर एंड हाउ द पीपल हु एक्चुअली डू दिस द लीकिंग ऑफ द पेपर्स हाउ दे गो अबाउट इट. सो कैन यू टेल अस इन समरी हाउ दे गो अबाउट इट बेसिकली? ये इसलिए लंबी स्टोरी भी क्योंकि काफ़ी 5-6 हज़ार वर्ड की स्टोरी है, क्योंकि वो पूरा पैटर्न हमें देखना था कि पैटर्न कैसे काम करता है और कौन मास्टरमाइंड है। मजाक मजाक में एक IPS अधिकारी ने मुझे बोला कि बिहार में कोई भी पेपर लीक हो तो आप आंख बंद करके नालंदा चले जाइए, पटना से 50 किलोमीटर दूर है, एक ज़िला है जो काफ़ी नामचीन ज़िला है, राजगीर वहीं है, नालंदा अपने आप में वहाँ यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी थी। पर नालंदा में बहुत पहले से कई बड़े नाम रहे हैं पेपर लीक को लेकर। इस मामले में एक सबसे बड़ा नाम आया संजीव मुखिया, जो संजीव सिंह उनका असली नाम है। तो संजीव सिंह पर मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि बाकी जो लोग थे सब उनके इर्द गिर्द वाले थे और संजीव मुखिया का नाम सिर्फ इस पेपर लीक में नहीं आया है। बिहार में एक पेपर लीक हुआ था सिपाही भर्ती का अक्टूबर 2023 में, उसमें भी उनका नाम आया था। पुलिस बाकायदा एविडेंस दे रही है कि वो पेपर छपा था कलकत्ता में, वहाँ ये 10 दिन कर गए थे। उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम आया, उसी में उनके जो बेटे हैं डॉक्टर शिव जो MBBS किए हुए हैं वो जेल में हैं। तो और इन पे तीनों मामले में इनका नाम है। तो संजीव सिंह को समझने के लिए आप जानिए कि नालंदा के रहने वाले हैं और एक सरकारी कर्मी हैं और एक वहाँ पे उद्यान यूनिवर्सिटी महाविद्यालय है, वहाँ पे वो काम करते हैं। 4 तारीख से जब 5 मई को पेपर हुआ था, इस बार 5 मई को नीट का पेपर हुआ, 4 मई से वो कॉलेज नहीं जा रहे थे। मैं पहले उनका बताता हूँ कितने पॉलिटिकली पावरफुल हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। जब कॉलेज ने उनको 14 मई को नोटिस भेजा कि आप और 5 तारीख को FIR हो गया था, उसी में उनका नाम आ गया था।
जो मेन आरोपी जिसको सबसे पहले पुलिस ने पकड़ा था, पटना पुलिस ने, तो उसने नाम ले लिया था कि संजीव मुखिया के फलाना के तरीके से। वो 5 तारीख से गायब थे। जब कॉलेज ने उनको नोटिस भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं इलाज करवा रहा हूँ, और उन्होंने पीएमसीएच का वो दे दिया मेडिकल सर्टिफिकेट, और अब तक वो गायब हैं। उससे पहले जब उनका सिपाही भर्ती में और शिक्षक भर्ती में नाम आए थे तो पुलिस गई थी उस कॉलेज में। उस दिन छुट्टी पे थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल की पूरी सैलरी ली थी। तो इतना पावरफुल व्यक्ति है कि इतने मामलों में नाम आने के बाद आखिरी बार वो 2016 में अरेस्ट हुए थे। उसके बाद तो अभी वो कहाँ है? फरार हैं। अच्छा। और सीबीआई भी काम कर रही है, बिहार और पुलिस, उनका नाम है, तीनों एफआईआर में उनका नाम है। उनका बेटा एक मामले में अरेस्ट हो चुका है, पर वो फरार है। उनकी पत्नी 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले वो जदयू से चुनाव लड़ना चाहती थी। और ये बता दें कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहती थी, पर उनको टिकट नहीं हुआ तो वो एलजेपी से चुनाव लड़ी, हालांकि वो हार गई थी। तो वो बहुत पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जहाँ नौकरी करते हैं उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, 65,000। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आप बताइए कि 2016 में अरेस्ट हो चुके हैं, 3 पेपर लीक में नाम आ चुका है। पुलिस सिपाही भर्ती में तो मैं खुद अपने आंखों से एविडेंस देख के आया कि वो वहाँ कलकत्ता गए हुए हैं, उनका टिकट है पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास, उनका लोकेशन है, सब कुछ है, पर अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। तो संजीव मुखिया से शुरू होता है। इस वाले में क्या हुआ कि 5 तारीख को मुझे एक आईबी के जानकार ने बताया कि आईबी ने पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि पेपर लीक करने वाले सक्रिय हैं, और उन्होंने गाड़ी का नंबर भी दे दिया। ठीक है, तो पटना पुलिस इसके पटना पुलिस लग गई इसके पीछे कि कौन है गाड़ी। बोरिंग रोड पे वो गाड़ी मिली, डस्टर गाड़ी थी, और अमर कुमार, वहीं एक थाना है शास्त्री नगर, उसके एसएचओ हैं, उन्होंने गाड़ी पकड़ी। उस गाड़ी में 3 लोग थे, सिकंदर यादवेंद्र, अखिलेश कुमार और उसके ड्राइवर बिट्टू कुमार। पुलिस का जो अमर कुमार ने एफआईआर दर्ज करे, उन्होंने बताया कि जब हम पकड़ने गए तो जो सिकंदर बैठे थे उनके सामने जो गाड़ी में डिक्की होता है उसमें 4 एडमिट कार्ड मिले। वहीं से ये पूरा पैटर्न पकड़ना शुरू किए। उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई। मैं जो भी हमारे जिसको देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ें, क्योंकि मैं खुद बताने लगूंगा तो इतने किरदार हैं कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से वो पैटर्न दिखाया है स्टोरी में। तो उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, स्टूडेंट गिरफ्तार हुए, उनके फैमिली मेंबर, या जो यादवेंद्र सिकंदर हैं उन्होंने 4 बच्चों को अपने से किया था। यादवेंद्र खुद सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, जानने वालों को इसमें 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए दिया था। उसके बाद मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है। उसके बाद पुलिस को इन सब से जानकारी मिली कि पटना में ही एक लर्न प्ले स्कूल है, जहाँ पे ये लोग बच्चों को उससे पिछले वाली रात को रुकवाए थे। मुझे उस स्कूल को ढूंढने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा। तो एकदम कहीं कोने में अंदर जाके स्कूल है, मतलब आप सड़क से कम आधे घंटे चलना पड़ेगा, फिर किसी को पता ही नहीं है कहाँ स्कूल है, क्योंकि वास्तव में वो स्कूल में कभी पढ़ाई हुई ही नहीं है। वहाँ बच्चों को रखा गया था। जब पुलिस जांच करने पहुंची तो वहाँ जले हुए पेपर मिले। उस पे जो क्रमांक लिखा था, वो क्रमांक का पेपर हजारीबाग के एक स्कूल में जारी हुआ था। तो आगे चल के पुलिस ने जो हजारीबाग में प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को और जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, ये लिंक वहीं जाके मिलता है। तो ये और हम अभी पॉडकास्ट के पहले मजाक कर रहे थे कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है पेपर लीक्स के साथ। आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, बिहार में जैसे मैं एक पीएमसीएच के डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, जो भी अभी पढ़ रहा है, लेकिन वो वहाँ काम भी, प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो या नौकरी हो, वहाँ पे एक आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन, और एक जो गरीब प्रकाश के लिए रिजर्वेशन है, ये तमाम तरह के आरक्षण व्यवस्था है। वैसे ही बिहार में पहले रंजीत डॉन सीट हुआ करता था रिजर्वेशन, अब संजीव मुखिया होता है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ये कंफर्म है। और आप थोड़े ध्यान दे के बिहार के पॉलिटिशियन के फैमिली और आसपास के लोगों को देखेंगे जो डॉक्टर बने हुए हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कब से चल रहा है। यादवेंद्र की जो बेटी हैं जो इसमें पकड़े गए, वो 2012 में बिहार, ये पहले वो करते थे ठेकेदारी का काम, 2012 में बिहार में इनका चयन होता है नौकरी पे। उसी साल इनकी बेटी MBBS करती हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। और इनकी बेटी अब एक स्पोर्ट्स की दुकान चलाती है। MBBS करके वो क्या कर रही हैं। तो बिहार में हर बार लगभग 25% सीटें इस कोटे में रिजर्व होती है।
और मुझे एक अधिकारी मिले, वो एक जेल में काम करते हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, तो उन्होंने, मैं पूछा था सर आप लोग तो आईपीएस हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ भी एक संजीव मुखिया कोटे का बंदा है। मैंने पूछा कैसे? कह रहा वो डॉक्टर है, उसको सुई देना नहीं आता। मतलब तो बिहार में बहुत पहले से चल रहा है, और बहुत सारे लड़के, और इसमें कोचिंग्स की भी बहुत भूमिका है। इसमें जो एक बंदा अरेस्ट हुआ है वो कोचिंग पढ़ाता है, और उसका काम होता है बच्चों को, जो मान लीजिए जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं वो अमीर फैमिली से, देखिए 40 लाख कोई गरीब नहीं दे सकता, और बिहार में 40 लाख 50 लाख देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो वो कौन देगा? कोई अमीर फैमिली का बच्चा देगा। तो वो कोचिंग करने आते हैं तो टारगेट हो जाता है, ना चाहिए लड़का पढ़ने में कमज़ोर है पर बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसको धीरे से कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारा करवा दूंगा। तो कोचिंग सेंटर की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो इनकी स्ट्रैटेजी लोगों को मतलब लाने के लिए, अप्रोच करने के लिए यही होती है कोचिंग सेंटर कई के थ्रू? पैटर्न है। जो मेरी स्टोरी शुरू होती है वो पावापुरी नालंदा का ही एक जगह है। एक बुजुर्ग हैं, उनके बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई। वो बुजुर्ग अपने घर पे बैठे हुए थे, एक आदमी जाता है कहता है कि यार कोई नीट वीट में है जो करना चाहे तो खो जाएगा। उन्होंने बोला कि उसने खुद ऑफर किया कि 8 लाख रुपया भी आपको देना पड़ेगा और बाकी पैसे बाद में, मतलब परीक्षा से पहले ही पैसे लिए जाते हैं इसमें, और नहीं तो चेक ले लिया जाता है। जब इनको अरेस्ट किया गया था तमाम लोगों को, तो काफ़ी संख्या में ब्लैंक चेक भी मिले हैं जिसमें साइन है, पैसा भरना होगा। तो एक तो ये पैटर्न है, दूसरा ये है कि कोचिंग सेंटर के जरिए, और तीसरा ये है कि मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा कोई भाई है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो मैं बताऊंगा अच्छा यार उसका हो नहीं रहा, 2 बार नीट दे दिया, तो उसको बुला लेते हैं, पैसा सेट कर और दो। इतने सालों से हो रहा है तो आई एम श्योर जनरेशन से मतलब पास ऑन हो रहा होगा। पास ऑन हो रहा है। अरे हमको याद है कि हम जिन इलाकों से हैं बिहार में, वहाँ ज़्यादातर लोग पहले ना आर्मी वार्मी की तैयारी करते थे। तो एक आदमी का एक सेटिंग से हुआ है, वो सेटिंग मतलब सेटिंग मीन्स कि किस रूप कौन करवा रहा है, वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे देता है, तो एक पैटर्न बन जाता है। 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया फिक्स होता है। और ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग हो सकते हैं कहें कि भाई फोर्स में ऐसा होता है। हमारे जानने वाले मतलब आसपास के लोग गए हैं ऐसे पैसे दे के, फिक्स है 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे करके, ऐसे ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट है। और ये अभी से नहीं चला। आप देखिए कि एक संजीव मुखिया पिछले 2 साल में 23 और 24, अभी 6ठा महीना 7वां महीना चल रहा है, 3 मामलों में आरोपी है। अब उसका सोचिए हिस्ट्री क्या होगा। एक तो बिहार में पेपर आता ही नहीं, एग्जाम होता कम है, होता है तो लीक ही हो जा रहा है। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट है इससे। देश भर की यही स्थिति है। हाँ, गुजरात, बिहार, राजस्थान, यूपी में देखिए इतना सख्त कानून बना है अभी पिछले कुछ दिनों, उसके बावजूद मतलब इस तरह की घटनाएं कितनी आम हो गई हैं। ये बड़ी समस्या है। इसमें मेरी स्टोरी में एक नीतीश कुमार करके नौजवान है, वो मार्च में जेल गया था पेपर लीक में, वो जमानत पे आया फिर यहीं कर रहा था। मैं बसंत की स्टोरी पढ़ रहा था तो मैं उसमें ये था कि एक लड़का था एग्जामिनर जिसने एग्ज़ाम दिया, वो पिछली 2 बार अटैम्प्ट में वो जो है एक बार 400 प्लस एक बार 500 प्लस नंबर लेकर आया। इस बार उसके मेरे ख्याल में 150 प्लस के आसपास उसके नंबर हैं। नकल करने के बाद, कथित तौर पर नकल करने के बाद उसके इतने कम नंबर हैं। इसके पीछे लोग ये कह रहे हैं ये हो सकता भी है कि जब बिहार में जो ये लड़के लोग अरेस्ट हुए, ये 5 तारीख को ही अरेस्ट हो गए थे, 5 मई को ही। जिस दिन पेपर हुआ तो उसके अगले दिन 2-3 दिन में इनको अरेस्ट कर लिया था। बिहार पुलिस ने सबसे पहले FIR किया। रिजल्ट जब आया तो ज़्यादा बवाल हुआ क्योंकि 720 बहुत लोगों के आ गए। बिहार पुलिस ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव होकर काम कर रहे थे। थैंक्स बिहार पुलिस इस मामले में कि वो अग्रेसिव होकर अरेस्ट कर रही थी इस पूरे मामले में। और मुझे नहीं लगता मतलब उसके बाद गुजरात में लोग ज़्यादा एक्टिव हुए, लेकिन बिहार पुलिस शुरू से EOU जो वहाँ का है और काफ़ी अच्छा काम करता है EOU। और इतने सालों से जो मतलब स्पेशली बिहार में हो रहा है पेपर लीक्स का मामला, तो मतलब पॉलिटिकली उन्हें क्या ऐसे लीवे कर दिया है कि मतलब हम वो पॉलिटिशियंस भी दूसरी तरफ देखते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं कभी, इसका मतलब इसको बंद करने की इतनी कोशिश नहीं हुई है? क्या आपको लगता है? देखिए काफ़ी ये जितने लोग हैं जितने बिहार में, ये सब किसी ना किसी और कई बार तो कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और ये इसमें बहुत मोटी कमाई है। मान लीजिए कि एक आदमी 4 लोगों को ला रहा है, उदाहरण के रूप में 30-35 लाख रुपए ले रहा है, तो कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ से ज़्यादा। किसी को 10 लाख दे दिया, भाई शांत रहो। पूरे प्रोसेस में कुछ पैसे खर्च होते हैं ना। अगर 50 लड़की को भी उन्होंने नीट का पेपर दे दिया, 30-30 लाख रुपया, कितने पैसे हो गए? पैसों की सबको जरूरत है, चुनाव लड़ना है, तो सब कहीं ना कहीं सेट है, कहीं ना कहीं नहीं तो कई बार नाम आने के बाद अरेस्ट क्यों नहीं होता आदमी? और ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा आदमी जो फरार हो गया,
वो नौकरी कर रहा है भाई, एक सरकारी कॉलेज में जाकर वो काम कर रहा है, अपना वेतन ले रहा है, हाँ आप उसको अरेस्ट करिए, उससे पूछताछ करिए। तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उनको समर्थन तो है। आपको क्या लगता है संजीव मुखिया किधर है अभी? मैं अगर अपने दर्शकों को पैटर्न बताऊं तो वो 2-3 जगहों से काम करते हैं। पहला, वो टारगेट करते हैं जहां पेपर छप रहा है, और दुर्भाग्य है इस देश का कि अब यहाँ पे तमाम जो पेपर्स हैं, जो कंपटीशन वाला पेपर है, वो प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, वो कराएंगे। मतलब इतना यकीन एक प्राइवेट कंपनी पे, जिस प्राइवेट कंपनी का मोटिव होता है पैसा कमाना, वो कितना नैतिक अनैतिक वो छोड़ दीजिए, तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। प्रतीक सर ने एक स्टोरी की ही थी कि बैन कंपनी को कैसे काम दिया जा रहा है। उसके बाद प्रतीक और अवधेश जी ने एक स्टोरी की कि 5-6 कंपनियों का जिस पे बैन लगता रहा, उनको काम मिलता रहा, बैन लगता रहा, काम मिलता रहा। तो ये कि टारगेट करते हैं जहाँ पेपर छप रहा है, ठीक है, एक पहला हो गया। दूसरा होता है जब पेपर छप गया तो बहुत सारी वो है ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनको दिया जाता है कि आप जहाँ छप रहा है वहाँ से लेके जिन राज्यों में, मान लीजिए कि कलकत्ता में पेपर छप रहा है तो बिहार जाए, तो बीच में कहीं सेट करके, हालांकि उसमें तमाम चीज़ें लगी होती है सुरक्षा कारणों, लेकिन उसको ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ रास्ते में उड़ा दो। तीसरा यह है कि इन लोगों ने क्या किया, अभी क्या हो रहा है, पहले पेपर जो होता था वो होता था सरकारी स्कूलों में, ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में होता था या प्राइवेट स्कूलों में। अब बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर्स वाले पेपर हैं वो संस्थाओं में हो रहा है, जहाँ 50-60 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो इन लोगों ने इनडायरेक्टली उसमें पैसा लगाया हुआ है। अब वहाँ पेपर तो आएगा समय से पहले, कोई भी एंट्रेंस का पेपर तो वहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आएगा, वहाँ से पेपर निकल जाता है। इस वाले में जो अभी तक की पुलिस की तहकीकात है, पेपर हजारीबाग के स्कूल से निकला है, वो बहुत प्यार से पेपर के पीछे वाले, वो पैक होता है, पीछे वाले पेपर को ब्लेड से काटा गया, पेपर निकाल के फिर उसको चिपका दिया गया। तो ये पैटर्न है इनका, तो अभी तक यही चल रहा है। बाकी ये लोग नौजवानों का जीवन बहुत तबाह कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लड़के वो छूट जाते हैं। तो और आप ऐसे काफी स्टूडेंट से भी मिले हो? हाँ, पर मेरी स्टोरी में उनका जिक्र हाँ। नहीं है। जो फ्रस्ट्रेटेड बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारा आता नहीं है, एक घूस दे के अब कोई डॉक्टर बन जाएगा, ऐसे मतलब पूरे देश के लिए खतरा का विषय है। और ऐसे ही डॉक्टर मारते हैं, और सिर्फ डॉक्टरी में नहीं ना, तमाम शिक्षक भर्ती में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको बच्चों से बात करना नहीं आएगा, वो पैसा देकर टीचर बन गए। आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि रिजर्वेशन से जो बच्चे आते हैं उनसे डॉक्टरी में वो क्या ही करेंगे, कोई कैंची छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है। लेकिन यहाँ बसंत ने बड़ा अच्छा ये मतलब पूरा सिस्टमेटिकली समझाया कि कैसे इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और ये बच्चे क्या करेंगे। जैसे बताया कि एक महिला डॉक्टर हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स की शॉप खोले बैठी हैं, तो ये तो गलत है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस स्टोरी का पार्ट है। और इसी के एक और हिस्सा मैं बिहार में पेपर लीक पे कर रहा हूँ, वो भी स्टोरी हमारे दर्शक पढ़ सकते हैं। और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन रही है, आपको लगता है आपको सारे जवाब मिल गए हैं कि कोई आपको लगता है अभी भी सवाल है जो बाकी है ढूंढना? अभी भी सवाल है कि पेपर लीक हुआ कहाँ से। देखिए, अभी तक हमें जो बिहार में पेपर गया, हमको हमारी सोच समझ और स्टोरी और पुलिस डॉक्यूमेंट्स और अधिकारियों से बात करने के बाद कि वो हजारीबाग से निकला है। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं इस स्टोरी का। हजारीबाग के जिस स्कूल से निकला उसके प्रिंसिपल सिटी कोऑर्डिनेटर थे। इसमें कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है पेपर करवाने की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है, एक जो मेरे एक कॉमन मैन के दिमाग में आता है कि 2 पेपर आते हैं, किसी भी जगह पे 2 पेपर जाते हैं। एक हजारीबाग की बात करें तो एक गया था कैनरा बैंक में सेट पूरा, और एक गया था SBI में। और वो आखिरी दिन बताया जाता है, मतलब कल पेपर है तो आज बताया जाएगा कि इस वाले बैंक का उठाना आपको। और सुबह 7 बजे जाके बैंक में अधिकारी उस CCTV कह रहा हूँ कैमरे की रिकॉर्डिंग की निगरानी में बैंक वाले देते हैं उनको, और वो फिर ले जाके रखते हैं जहाँ रखा जाता है। उस दिन वो जो ऑब्जर्वर होता है वो भी पहुँच जाता है, और वो ऑब्जर्वर की निगरानी में ताला बंद होता है। 1:30 बजे जो टाइम सेट होता है उस वक्त ताला खुलता है। फिर कैमरे की निगरानी में पेपर निकाला जाता है, 7 लेयर होता है उसको, मतलब इतने लेयर्स होते हैं उसके बावजूद। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये उठ रहा है कि अगर हजारीबाग के प्रिंसिपल कह रहे हैं हमारे यहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ, और हजारीबाग में 2 बैंक में पेपर है, और दोनों में आखिरी दिन पता चलता है कौन से बैंक का पेपर यूज होगा। पिछले 2 साल से SBI का यूज हो रहा है, पहले कैनरा बैंक का होता था। तो अगर हजारीबाग से पहले लीक हुआ होगा तो किसको पता होगा कि कौन से बैंक का जा रहा है? NTA के अधिकारियों को पता होगा कि किस बैंक का यूज होगा, नहीं तो वहाँ का भी हो सकता है कैनरा बैंक का। तो ये कन्फ्यूजन है। तो अभी CBI लगी हुई है,
और लोग एक चिंता और जाहिर कर रहे हैं कि अगर पेपर रद्द नहीं होता है नीट का तो ये तमाम लोग तो बच जाएंगे, ये कह के कि लीक ही नहीं हुआ है, सरकार मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो देखिए अभी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। और बसंत की स्टोरी एनएल सेना प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये जो मेरी स्टोरी है और जो मैं बिहार में 7 दिनों तक रहा और इधर उधर भागा, हजारीबाग गया, ये आप सबके सहयोग से, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे चाहने वाले हैं, उन्हीं के सहयोग से मुमकिन होता है। ये एनएल सेना प्रोजेक्ट है। मैं और मेरी साथी रिपोर्टर सुमेधा की स्टोरी इस पे आ रही है। आप गुजरात से, आप ज़रूर पढ़िएगा newslaundry.com पर जाके। और साथ ही जो हमारा सेना प्रोजेक्ट है, आप सहयोग करें ताकि हम आप तक स्टोरी लाते रहें। और स्टोरी लाना ज़रूरी है। न्यूज़ साइकिल लगातार बदल रहा है, लेकिन हम वहाँ की खबरें ला रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूर आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। और जितना इम्पोर्टेंट नीट का इशू है उतना ही इम्पोर्टेंट हाथरस इंसिडेंट स्टैम्पीड है, जिस पे अवधेश ने और अनमोल ने भी रिपोर्टिंग की है। तो अवधेश लास्ट वीक मेट द फैमिलीज ऑफ द वुमेन हु हैव डाइड। अवधेश, पहले आप बता दीजिए कि क्या स्टेटस है अभी इन्वेस्टिगेशन का, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और कितने लोग मतलब नेम्ड है एफआईआर में बट अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो हाथरस वाले मामले में अभी तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं करीब, और इसके अलावा जो जांच है वो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भाई बाबा को क्लीन चिट क्यों मिल गई। ये भी एक बड़ा सवाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही कि बाबा को इसमें क्लीन चिट क्यों मिली, क्योंकि पहले दिन से ही आपको जानकारी होगी कि जब 2 जुलाई को ये घटना घटी और उसके बाद 121 लोगों की मौत हो गई, करीब 150 लोग घायल हो गए, तो मतलब ये बहुत ज़ोर शोर से मामला उठा। बाबा कौन है, बहुत ज़्यादा लोग उनको सर्च करने लगे, जानने की कोशिश करने लगी। तो सबसे बड़ी बात ये, बाबा कहीं सोशल मीडिया पर नहीं है, ना वो फेसबुक पर हैं, ना इंस्टा पे हैं, ना ट्विटर पे वो चलाते हैं, ना कोई उनका यूट्यूब है और बाबाओं की तरह। तो इसलिए बाबा का मिलना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। बाबा है कौन, उनके बारे में लोग जानना चाहते थे। फिर एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं था, कुछ अन्य लोग थे जो बाबा के कर्ता धर्ता थे मिलाकर। फिर उनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी तक भी 2 जुलाई की घटना है और अभी तक भी बाबा का एफआईआर में नाम नहीं है। तो लोग 10 तारीख अब हो गया। हाँ, सवाल उठ रहे हैं कि बाबा का नाम क्यों नहीं है। तो अभी जैसे एसआईटी रिपोर्ट आई है तो उसमें भी ये है कि पुलिस अधिकारियों पे इसका दोषी माना गया। एसएचओ को सस्पेंड किया है, एसडीएम को सस्पेंड किया है, सीओ को सस्पेंड किया है और लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन बाबा के खिलाफ उनको क्लीन चिट दे दी गई है इस वाले मामले में। उसमें एक बात जो निकल के आई है वो ये है कि उस समय जो घटना हुई थी एग्जैक्ट, तो एक 3 सदस्य जो कमेटी बनाई थी यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें ये निकल के आया कि जब बाबा भाषण दे रहे थे अपना, तो आमतौर पे उनका भाषण 2.5-3 घंटे का, 2 घंटे का ऐसे होता है मिनिमम। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो भाषण शुरू हुआ, उनका भाषण मतलब क्या बोलते हैं उसका, कथावाचक, प्रवचन उनका शुरू हुआ। तो उन्होंने 12:30 बजे शुरू किया और 1:30 बजे ख़त्म कर दिया। तो ये माना गया बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है इसलिए उन्होंने फिनिश कर दिया। लेकिन जो रिपोर्ट में निकल के आया, जो 3 लोगों की कमेटी थी, उसमें आया कि बाबा ने ये कहा आखिर में कि भाई अब इसको ख़त्म करते हैं और आप अब चरणों की धूल ले सकते हैं। तो बाबा जैसे उठे वो एकदम से वहाँ भगदड़ मच गई, और उनके चरणों की जब वो वहाँ से निकल रहे थे, गाड़ी के पास जा रहे थे, तो लोग जो है वहाँ टूट पड़े। और टूट पड़ने के बाद वहाँ फिर जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा कि किस तरह भयावह घटना हुई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, मर गए, बुरी स्थिति हो गई। तो उनका तर्क ये है कि अगर बाबा उस समय ये बोल देते कि भाई भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होना है भीड़ को, तो शायद ये हादसा टल सकता था। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, वो निकले और भीड़ जो उनके पीछे पड़ी उस वजह से हादसा हुआ। हालांकि जब मैं इस स्टोरी को कर रहा था और मैं हरियाणा के पीड़ितों से मिला, 4-5 फैमिली थी, वो एक महिला घायल थी और बाकी लोगों की उसमें डेथ हुई। तो मुझे जो समझ में आया वो ये था कि किसी ने भी ये बात कुछ ने तो कहा कि हाँ ठीक है, चरणों की धूल वाला मामला था, बाबा की चरण की धूल लेने जा रहे थे इसलिए हुआ। कुछ ने बोला कि वहाँ इतने भारी तादाद में लोग पहुंचे, और उसके पीछे का तर्क ये था कि भारी तादाद में लोग क्यों पहुंचे, जबकि 80,000 लोगों की परमिशन थी। बीते दिनों इलेक्शन था, 2-3 महीने चुनाव चला, आचार संहिता लगी हुई थी। तो ये जो बाबा का सत्संग होता था वो नहीं हो रहा था पिछले 3 महीने से। वरना बाबा का सत्संग हर महीने होता है, और हर महीने का जो पहला मंगलवार पड़ता है ट्यूसडे को उनका सत्संग होता था। तो उसमें भीड़ जाती रही है अक्सर, हमेशा से एक पैटर्न था कि गैप था इसलिए। हाँ, हमेशा ये था कि जैसे ही मंगलवार आएगा
लोग पहुंचेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, वापस आएंगे। तो 3 महीने का जो गैप था उसमें ये हुआ कि बाबा के जो भक्त थे वो सुनना चाहते, क्योंकि लंबा समय हो गया, लंबा वक्त हो गया। तो वो जैसे वहाँ पहुंचे तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि जो लोग, जैसे होता है ना बीच बीच में लोग जा रहे हैं, भी पिछले तो गए थे, इस बार नहीं जाएंगे, तो वो सब लोग भी टूट के पड़े। और अलग अलग राज्यों से, ना कि यूपी, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, है ना, तमाम राज्यों से लोग पहुंचे। और इस वजह से भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, गैदरिंग इतनी हो गई कि इस वजह से हादसा हो गया। और मोस्टली जो 121 लोग में से आई थिंक मोस्टली विमेन रहे हैं, महिलाएं हैं। तो मतलब ये सत्संग के लिए भी मोस्टली औरतें जाते हैं कि नहीं, आदमी भी जाते हैं, उनके हस्बैंड भी जाते हैं। मेरी बात हुई 2-3 फैमिली के, जो उनके पति नहीं गए थे, वो बच्चे हैं, वो बोल रहे थे कि मैं भी गया हूँ, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं वही ज़्यादा, मतलब महिलाएं जाती हैं बेसिकली। और ये बाबा मतलब क्या बोलते हैं अपने सत्संग में? कुछ सत्संग में उनका यही है, एक समय तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैं मरे आदमी को जिंदा कर दूंगा। एक लड़की थी, कोई किसी की बेटिया थी कि मर गई थी, तो उसको जिंदा करने का उन्होंने दावा किया था। हालांकि वो नहीं कर पाए, तो उसके चलते फिर उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई। अच्छा, हाँ, तो वो इस तरह के चमत्कार दिखाने के वादे करते थे। बेसिकली वो कांस्टेबल थे। कांस्टेबल से फिर उन पे किसी कोई छेड़छाड़ का आरोप लगा, FIR दर्ज हुई, वो जेल में चले गए, लंबे समय तक उनका केस चलता रहा। और जब केस चलता रहा तो इस बीच उन्होंने, जिस बीच वो नौकरी पर नहीं थे, इस बीच उन्होंने इस चीज़ को ये हुनर बना लिया, नया ये हुनर जो है हाँ। नया करियर तलाश लिया। वो लोगों से मिलने लगे, अपने आप को अवतार बताने लगे। और इस तरह से, उनका नाम है ना, सूरजपाल नाम है बेसिकली उनका। सूरजपाल से वो भोले बाबा, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बने। और उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकला है? पॉलिटिकल क्या है कि बागेश्वर बाबा हों या इसके बाबा नारायण साईं बाबा हों, आशाराम बापू, ऐसा कौन बाबा है जिसके शरण में जो है ये पॉलिटिशियन नहीं जाते? तो इन्हीं से क्यों निकाला जाए एंगल? तो अखिलेश यादव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बाकी लोग भी, जो देखिए जिसके पास लोग जाने लगते हैं, गैदरिंग होने लगती है, तो लोग पॉलिटिक्स में वो इसलिए तब्दील हो जाता है क्योंकि लोग अपना वहाँ वोट बैंक देखने लगते हैं। और अभी भी लोग ये मानते हैं कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तमाम जगहों पर कि यूपी गवर्नमेंट क्यों FIR दर्ज नहीं कर रही है, या अखिलेश यादव खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं बाबा के खिलाफ। बाकी लोग भी उतना अग्रेसिव होकर नहीं बोल रहे। हालांकि मायावती ने जब बोला है, उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में ये हुआ है, जब मायावती ने कहा कि क्यों ऐसे बाबाओं के पास जाना है, ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाना है। और उसके बाद से थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। लेकिन अब तक ये मान रहे कि बाबा बेसिकली दलित हैं, और उनके पास जो दलित का जो तबका है, जो पूरी बेल्ट है आगरा से लेके और पूरा ये हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये वाला जो पूरा तबका है, ये बहुत, मतलब खासतौर से दलित कम्युनिटी के लोग, उनसे बहुत ही ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और जो आप 4 लोगों के फैमिली से मिले, 4 लोग जिनकी मौत हो गई, तो वो 4 औरतें के बारे में थोड़ा बताइए। जिस महिला की डेथ हुई, लीलावती, उनके घर पे मैं गया था, तो एक बड़ी सी तस्वीर बना के बैठी हुई थी। तो उनकी बहू से मेरी बात हुई। ये क्या है ना, एक दूसरे के संपर्क में, जैसे होता है ना कि गली है, कोई मोहल्ला है, तो वहाँ कोई महिला उन बाबा से के संपर्क में गई, फिर दूसरी ने दूसरी को बताया, ये इस तरह की भीड़, ये जुटान हुआ है। तो वहाँ से, उस कॉलोनी से करीब 25 से 30 लोग गए थे, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थी। पूरी बस भर के गई थी। हालांकि और जगह से भी लोग गए थे, तो पूरे करीब 80 लोग फरीदाबाद से गए थे। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनकी बहू से, कि जैसे उनका एक तर्क था कि मेरे को 3 बेटियां थी पहले, और मैं बाबा के पास जाने लगी तो मेरे पोता आ गया है, मतलब एक बेटा हो गया 3 बेटियों के बाद। तो आप जानती है कि मतलब 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, तो मतलब एक होता है ना अलग तरीके का, अपने ये एक सोसाइटी ऐसी है कि लोग उसको देखते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है। तो वो जो महिला थी लीलावती, वो बाबा को धन्यवाद देने गई थी। अब भी इनका एक पोता हुआ, मेरे पास 3 बेटी थी, उनके बाद चौथा हुआ था। 1 महीने की हुई हूँ मैं अभी। बस हमने खूब मना करी, नहीं रुकी, ये बिल्कुल भी नहीं रुकी, नहीं मैं जाऊंगी। इनके बेटे ने बोला कि मुझे मुझे खुशी है, मैं एक बाबा को धन्यवाद बोल के आ रही हूँ। ऐसे करके गई थी ये। उसी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं हम, तो जिम्मेदार वही है सारा कुछ हमारा। ऐसे बाबा से क्या मतलब हमारा? जो हमारे आदमी को ही खा गया, उसका हम क्या करेंगे? हमने तो सारा फेंक दिया उसका निकाल के। हमें ना चाहिए ऐसा बाबा, उसको फांसी होनी चाहिए। मेरी बहन थी, छोटी थी,
छोटो सो ही परिवार हो, एक ही बेटी बेटा हो, पूरी जिंदगी निकल गई उसकी बेचारी की। पहले ही रांड है गई, 2-2 साल के छोड़ गए थे उसके घर वाले, उसने पारे पना से पूरा जीवन निकाल दियो मेहनत मंजूरी करके। अभी बेटी बहू पाई है एक, अब थोड़ा सा सुख मिलतो, एक पोतो दियो राम जी ने, खुशी में चली गई, गुरु के चरण में जा रही हूँ, अब चली गई। दूसरी फैमिली का भी ये था कि जैसे एक मैं महिला से मिला जो बच गई इत्तेफाक से, वो भी दब गई थी। तो वो बच इसलिए गई, बोल रही थी कि मेरा बस गर्दन बचा था, बाकी मेरे हर शरीर पे मतलब लोग टूट पड़े थे, मेरी गर्दन बची थी किसी तरीके जिसमें लिए मैं बच के आ गई। आरती वंदना हो गई, आरती वंदना है कि नहीं, मतलब पब्लिक एकदम खड़ी हो गई है, खड़ी है कि नहीं, मतलब चल रही है, मतलब रोका नहीं खाया पब्लिक ने। तो एकदम नीचे ऐसी गहराई नीचे आई, नीचे तो सारे लोग एकदम गिर गए सारे। गिर के नहीं फिर सारे, खेत की खाई थी वो। हाँ खेत की खाई थी, मतलब गिरते ही चले गए, तरह पर तरह, मतलब गिरते ही चले गए, उठ ना पाए, मतलब उठने की कोई ऐसी संभावना नहीं कि हम उठ सकते हैं। आप भी गिर गई थी? हाँ मैं भी गिर गई, मैं भी मतलब इतनी ना दबी, सारी दब गई मैं, यही भैया। आपको चोट लगी कहीं? चोट मेरे पैर में लगी, दवाई एक्सरा करा के आई हूँ पैर को, लेके गई। कुछ आया एक्सरे में? नहीं वैसे कुछ नहीं आया, वैसे गुम चोट आई। हाँ दवाई लेके आई वीके से में, यही हुआ। आपकी 2 पड़ोसी महिलाओं की मौत हो गई है उसमें? हाँ 2 पड़ोसी मेरे साथ ही में, बेबी मेरे साथ ही दबी, बे पीछे ही मैं आ गई। हम 4 जनी दबी, पूरी संगत में 4 लड़े से दबी हम। तो मैंने पूछा उनसे कि आप जाएंगी, तो वो हंसने लगी, कह रही मेरे तो दूसरा जन्म हुआ है, अब नहीं जाऊंगी, लेकिन बाबा को मानूंगी। फिर से जाएंगी आप? नहीं अब नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाएंगी? नहीं अब नहीं जाऊंगी, मुश्किल से तो बची हूँ, अब नहीं जाऊँ। तो मैंने सुना दूसरा जन्म लिया मैंने, अब नहीं जाऊंगी कभी भी, अपने जो घर है अपने घर ही रहूंगी, अब घर ही नाम ले लूंगी। बाबा को मानती रहेंगी लेकिन अभी भी आप? मानती रहूंगी चाहे नहीं मानती रहूंगी, पर मैं जाऊंगी नहीं, तो मैं सही बताऊंगा। ये अवधेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जैसे चेन बनता है ना, गांव की एक महिला गई, 2 महिला गई, और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि इसमें ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। मुझे याद है ये जो बाबा बागेश्वर हम पटना गए हुए थे, और हमारे शहर से, मैं इत्तेफाक से मैं गांव में था, 10-11 बसें गई थी। इतना क्राउड, पटना में ट्रैफिक जाम हो गया था। पटना में तो वैसे भी ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा ट्रैफिक जाम। आप किसी भी ऐसे इवेंट में जाइए, आपको ज़्यादातर महिलाएं देखेंगी। और क्योंकि अंधविश्वास सबसे ज़्यादा उधर है, किसी को बेटा नहीं हो रहा तो बेटे के लिए जा रहा है, किसी को भूत प्रेत का डर है, किसी को लगता है कि वो पति उनके बात नहीं सुनते या सास नहीं सुनती, तो इतने ज़्यादा वो है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जैसे आपने पूछा कि सबके कहीं के संपर्क है, सरकार का काम होता है अंधविश्वास से लोगों को दूर करना। ठीक है कि महाराष्ट्र में पूरा कैंपेन चला, उसमें कई लोगों की डेथ हुई, दाभोलकर, ये तमाम लोगों की हत्या भी कर दी गई। कैंपेन चलाना, लोगों को समझाना कि भाई भूत प्रेत करे कुछ होता नहीं है, किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो भगवान या ये कैसे स्वयंभू बाबा बेटा या बच्चा नहीं करवा सकते, भूत नहीं भगा सकते, आपका दुख दूर नहीं कर सकते, आपका दुख आपका कर्म करता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सरकार समझे और सरकार ऐसे बाबाओं पे अंकुश लगाए। पर हमारे यहाँ की सरकार राम रहीम को वो दे देती है, जब भी चुनाव आता है आओ 1-2 महीने रहो, पेरोल मिल जाता है, रिकॉर्ड तोड़ दिए पेरोल। और उसके बाद जब वो पेरोल पे आता है तो पॉलिटिशियन जाते हैं उनके पास। शर्मिंदगी की बात है ये। मतलब ये बात सही है। एक स्टोरी की जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी, द प्रिंट में ही ना फातिमा ने की थी कि वाई लीव द हाउस, सिट एट होम एंड डू पाठ पूजा, मिसोजिनी रेयर्स इट्स हेड आफ्टर हाथरस ट्रेजेडी। जो मतलब एक बहुत अच्छा एंगल है ये स्टोरी के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद मतलब गाँव में सब औरतों को दोष कर रहे हैं, मतलब ब्लेम उन पे ही डाल रहे हैं कि ये एकदम फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो गया ना, क्योंकि फॉल्ट है कि सुपरस्टिशंस रहे हैं। जैसे आपने बोला सरकार ने ये नहीं किया कि मतलब लोग इस पे इतना विश्वास ना करें, सुपरस्टिशन हो या मिसमैनेजमेंट हो, उस पे ज़्यादा ब्लेम, उस पे ही ब्लेम होना चाहिए ना, क्योंकि अभी माहौल जैसे हो रहा है कि मतलब औरतें क्यों जा रही है, मतलब उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। ये तो वही हो गया ना कि मतलब पोता हुआ तो इसलिए हो गया कि वो बाबा के पास गई थी, आशीर्वाद मिल गया, अब गड़बड़ी होगी तो सब गलतियां इसकी होगी कि वहाँ क्यों जाती थी। तो वैसी बात होगी ना। नहीं, लेकिन ये भले ये कहना कि महिलाओं पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है गलत है, लेकिन आप देखिए कि मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था की कमी रही है। अगर अवेयरनेस फैलाया जाता तो जैसे हम लोग थे, जब हम छोटे थे तो हमको लगता था गांव के पास जो कटहल का पेड़ है उस पर चुड़ैल लटकी रहती है,
तो जब हम साइकिल से जाते थे तो जानबूझ के साइकिल का लोहा पकड़ लेते थे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे, और जब तक वो कटहल का पेड़ क्रॉस नहीं करते थे हनुमान चालीसा पढ़ते जाते थे। अब जब हमको समझ हो गया कि नहीं भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तो हम उसी रास्ते से चैन से रात को 10 बजे मोबाइल चलाते हुए चले जाते हैं। तो हमको पता चला ना कि नहीं होता। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, वो जाएं। जैसे भारत में बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को समझाया गया ना, एड्स को लेकर समझाया गया ना, पोलियो को लेकर समझाया गया तो ना। वो अवेयरनेस होना चाहिए कि ये जो सुपरस्टिशंस है इनमें ना विश्वास करें। मेंटल हेल्थ का इशू है, और वो मैनेजमेंट भी होना चाहिए ना, मतलब जैसे आपने बोला अकाउंटेबिलिटी तो सरकार Accountability पे तो होनी होगी। चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इतने दूसरे सत्संगों में ऐसे नहीं है कि सिर्फ औरतें जाती हैं। जो बाबा का जो भी मतलब दिल्ली में हो, यूपी में हो, कितने जो होते हैं तो सब जाते। ऐसे सत्संग में डिवाइड किया जाता है कि मेल ये इस साइड, सत्संग में तो था, विमेन ये एक साइड महिला एक साइड इस सत्संग में तो फिर उससे भी काफी फर्क पड़ता है कि कौन मतलब कौन से डायरेक्शन में रहा है ना, और कौन से डायरेक्शन भाग रहे हैं सब लोग। तो लेकिन मुझे जो बताया ना, जैसे मैं यहाँ फैमिली से मिला तो उनका ये कहना था कि जो ग्राउंड था उस ग्राउंड में जब लोग निकल रहे थे तो वहाँ खेत वाला एरिया था, तो एक खेत थोड़ा गहराई में था अच्छा। और एक थोड़ा ऊपर था। तो क्या हुआ, जब लोग भाग रहे थे तो उनको यही नहीं पता चल रहा था कि जो अचानक से आपको दिख नहीं रहा ना नीचे, तो आप तो सीधे देख रहे हैं और भीड़ क्राउड ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि जो ये ऊपर वाला जो लोग यहाँ थे वो नीचे जो है गड्ढे में पैर उनके चलते चले गए, और जैसे वो गहराई में उनका पैर चला गया वो पलटते चले गए। तो जो पीछे से क्राउड आ रहा था उनके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि फिर वो गैप नहीं इस रहा। तरह जो नीचे दबा वो दबा ही रह गया, क्योंकि पीछे क्राउड इतना था वो उनके ऊपर से सफर करता चला गया। करेक्ट। दूसरी बात मुझे जो लगता है ना कि मतलब बाबा पे क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, वो एक प्रोसेस के तहत तो उनका ये था कि उन्होंने जैसे 80,000 लोगों की परमिशन मिली, तो 80,000 लोगों की जब परमिशन मिली है और एसडीएम ने दी है, तो बाबा तो अपनी जगह ठीक है भाई, कोई कार्यक्रम हो रहा है उसने दे दी ना परमिशन कि ठीक है। अब उस भीड़ में कितने लोग पहुंच रहे हैं तो बाबा को भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने से क्राउड रुका हुआ है। बट मतलब जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्हें ऑब्वियसली चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, प्रशासन को जब पता है कि 80,000 लोग आ रहे हैं तो भाई उनको उस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए ना। 80,000 लोगों के लिए कौन सा रास्ता होगा, कहाँ से लोग निकलेंगे, क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, कितनी देर रुकेंगे, कितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगानी है। 20,000 लोग और आए हैं तो वो थोड़ी ना कम नंबर है, मतलब काफी बड़ा फिगर है। हाँ, बहुत बड़ा फैसिलिटी होनी चाहिए ये देखने के लिए, क्योंकि हमें पता है इंडिया में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं। दूसरी बात ना, 2 लाख लोगों की भीड़ ना कोई अचानक से नहीं आ जाती है कि वो 15 मिनट में 2 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। वो धीरे धीरे आते हैं, वो रास्तों से आते हैं। तो वहाँ जो पुलिस है उसको पता है कि लोग कितने लोग अंदर जा रहे हैं। और जो ग्राउंड था जहाँ पे ये होने वाला था, क्या किसी को नहीं पता चल रहा था कि कितने लोग यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं? तो क्यों पुलिस अलर्ट नहीं हुई? क्या कर रहे थे वहाँ के एसपी, क्या कर रहे थे वहाँ के एसडीएम, वह एसएचओ क्या कर रहे थे? लेकिन इस तर्क पे बाबा को छोड़ देना जायज नहीं है। बाबा ने अंधविश्वास फैलाया है। बाबा की वजह से धूल तुम्हारा लोग लेगा, लोग भगवान है आप। वैसे वो अपना, मैंने एक वीडियो देखा, लाखों बाबा हैं जो इस तरह का काम करें, सबके धंधे बंद होने चाहिए भाई। क्यों धंधे तो ऐसे बाबाओं को बंद होने ही चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया धंधा बाबाओं वाला है। कुछ नहीं है, बैठ के बताना है, कुछ ज्ञान की बात कर लो, हम सबको आता है उतना, और उसके बाद इतना बढ़िया इनकम है, आप यकीन नहीं करेंगी। एक कार्यक्रम में अगर 20-20 रुपया कोई दिया, 50,000 लोग आए, सोचिए कितना इनकम हुआ। एक बात और है इसमें, जो लॉयर हैं बाबा के, AP सिंह, वो कई मामलों के ऐसे लॉयर हैं जो मतलब कई बाबाओं के, या मतलब आप जानते हो कि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ तो जो दोषी थे उनके भी वो लॉयर रहे हैं। और अभी सीमा हैदर जो पाकिस्तानी, आपका बीट था सीमा बीट, उनके भी वो लॉयर हैं। तो उन्होंने एक अलग तरह की बात कही है सबसे हट के, जो सब हैरान है कि ये कहाँ से नया चीज़ आ गया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी ने स्प्रे कर दिया है, अलग तरह का वो स्प्रे कर दिया, और जिस वजह से वहाँ भगदड़ मची और जिस कारण ये लोग मरे। उनका ये कहना है। एक चीज़ और, इस बार जो टिप्पणी है, जो साप्ताहिक टिप्पणी का आता है न्यूज़लैंड का, उसको आप जरूर देखें। वो भी बाबा को लेके उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, कैसे बाबा और कितने प्रकार के बाबा होते हैं खास तौर से इसमें। पहले आप ये जान लीजिए कि देश में कितने तरह के संभावित बाबा हैं। बूढ़े बाबा, जवान बाबा, अधेड़ बाबा, गृहस्थ बाबा, गृहत्यागी बाबा, घोषित पत्नीधारी बाबा, अघोषित पत्नीधारी बाबा, पत्नीव्रत बाबा, पत्नी त्यागी बाबा, फक्कड़ बाबा, घुमक्कड़ बाबा,
मठाधीश, मंदिरवासी बाबा, आश्रमवासी बाबा, वनवासी बाबा, नगरवासी बाबा, ग्रामवासी बाबा, मजारवासी बाबा, पैदाइशी बाबा, व्यवसायी बाबा, अपराधी बाबा, पेरोल वाले बाबा, तड़ीपार बाबा, जमानत याफ्ता बाबा, बलात्कारी बाबा, कट्टाधारी बाबा, चाकूधारी बाबा, त्रिशूलधारी बाबा, नागा बाबा, नंगा बाबा, कपड़ा पहनने वाले बाबा, नहाने वाले बाबा, बिना नहाने वाले बाबा, चिलम सुल्फा गांजा वाले बाबा, बम बम भगेड़ी बाबा, नेता और मंत्रियों वाले बाबा, सिर्फ महिला शिष्यों वाले बाबा, शर्तियाँ बेटा देने वाले बाबा, नौकरी देने वाले बाबा, प्रेमिका पटाने वाले बाबा, मद्रासी बाबा, नेपाली बाबा, बंगाली बाबा, गंडे वाले बाबा, ताबीज वाले बाबा, कैमरे वाले बाबा, मोबाइल वाले बाबा, 4 GB रैम 2 GB डाटा फ्री वाले बाबा। थोड़ा सा और, लंगोट वाले बाबा, लुंगी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, सफाचट बाबा, अवघड़ बाबा, कमंडला बाबा आदि इत्यादि। मजा आ गया। हम सबकी भी जिम्मेदारी है, मतलब हम सब, मतलब हम आप जो एक जर्नलिस्ट नहीं इंडिविजुअल हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि देखिए भगवान को मानिए, वो आपकी आस्था है, किसी एक दो भगवान को मानिए, दिल से पूजिए। मंदिर भी जाना बहुत ज़रूरी नहीं होता। आप किसी भी मंदिर पे जाइए, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, तो आप मंदिर मत जाइए, घर पे पूजिए। भगवान तो हर जगह, भगवान खुद कहते हैं हर जगह हैं। और अच्छा काम करना ही सबसे अच्छी बात है। किसी के लिए खड़े हो जाना अपने आप में सुकून देता है। मुझे लगता है जिस देश में चुनाव ही यहाँ का जो मंदिरों के नाम पे लड़ा जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ये जो पूरा बाबाओं का जो पूरा गैंग है जिस तरह काम करता है उस पर इतनी जल्दी लगाम लगी। आई थिंक मतलब पॉडकास्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 नए प्रोफेशंस निकले हैं ये सालों में, एक तो पेपर लीकिंग का और एक बाबा बनने का। तो और दोनों बहुत नुकसानदेह है। सीरियसली मैं मतलब पेपर लीक वाले जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब लिटरली मैंने एक स्टोरी की थी बीते दिनों NOI इसको लेके, मतलब बच्चे रो रहे थे। वो अपने ऑफिस में आए थे तो रो रहे थे बच्चे की, मतलब कैसे उन्होंने, एक लड़का तो यहीं पे आया था जब हमने टाउन हॉल किया था, तो मतलब वो बोल रहा था कि मैं दिन में मतलब नौकरी करता हूँ और देर रात तक नौकरी करता हूँ, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है तब मैं पढ़ाई करता हूँ। और उसमें मैं मतलब उसके ठीक ठाक नंबर आए हैं, लेकिन जब पेपर लीक वाला मामला हुआ तो मतलब लिटरली रो रहा था। बोले मैंने ये वाला तीसरा अटेम्प्ट था उसका, ये क्या मैंने अपने उसके फादर उसकी शादी करना चाहते हैं, तो बोल रहा था कि मैं अपने फादर से, अपनी फैमिली से मांगा है मैंने, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, उसके घर वाले चाहते हैं कि इसकी जल्दी शादी हो जाए, बहू आ जाए तो घर में खाना वाना बनने लगा। तो ये अटेम्प्ट उसने मांगा है कि नहीं मुझे चाहिए, और उसके बाद उसके साथ ये स्थिति हुई है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा अकेला वो नहीं है। और अगर आपने अवधेश की स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो। हेडलाइन है May never go to satsang but believe in Baba, kin of Hathras stampede victim. एंड बसंत की स्टोरी का हेडलाइन मैं फिर से बताऊंगी, सीट कोटा, बैंक्वेट हॉल्स, बसेस एंड आंसर्स, हाउ टू लीक अ पेपर इन बिहार। ये हमारे NL सेना प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है और बसंत ने काफ़ी टाइम बिहार में बिताया है, विच वी कैन ओनली डू विथ योर हेल्प. इट इज़ बिकॉज ऑफ द NL सेना, people who have contributed to the NL Sena, that Basant has been able to deliver such a fantastic investigation. और जो लोग NL सेना को नहीं जानते उनको हम बता देते हैं कि ऐसा, हम आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और उसमें जो खर्च आता है हम आपसे मांगते हैं, और आप सहयोग करते हैं तो हम ग्राउंड पे जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं, जो ना जानते हैं वो फिर उन्हें भी बता दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता। अगर हम विज्ञापन लेंगे तो हमें विज्ञापन दाताओं के दबाव में काम करना पड़ेगा। आप हमें सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए रिपोर्ट करेंगे, तो इस सेना को मदद करें। डेफिनेटली। अभी हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट, रिकमेंडेशंस। बसंत जी, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? और कितना इत्तेफाक है कि जो मेरा रिकमेंडेशन है ये बाबाओं से संबंधित ही है। एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ, महाराज। बड़ी सुंदर फिल्म है। हम कहानी थोड़ा बहुत जानते थे। एक जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने कैसे अखबारों के जरिए एक बाबा की पूरी पोल खोल दी थी, लेकिन वो इतना बढ़िया डायलॉग्स है उसमें। जिसने भी डायलॉग्स लिखे हैं, कोई मराठी वो डायलॉग्स राइटर हैं, आप ज़रूर देखिए। नेटफ्लिक्स पे है महाराज। और 4 साल इंतज़ार करा के जो दुख तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ा मज़ा कम आया इसमें मिर्ज़ापुर में। तो बस आखिरी सीरीज में जब जाते हैं और जब पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है आखिरी 5 मिनट में, और वो पलट के कहते हैं भूल तो नहीं गए हमें, तभी लगता है कि अब मिर्ज़ापुर शुरू हो रहा है। पर गुड्डू पंडित ने और मेरे साथ ज़्यादा धोखा हुआ है। अच्छा। जब इसका प्रोमो आया तो उसमें बोला गया था कि मिर्ज़ापुर को चैलेंज करेगा सिवान। हम उस खुशी में बैठ गए कि देखते हैं सिवान क्या करता है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। कुछ हुआ ही नहीं सिवान का। तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर महाराज ज़रूर देखें। अवधेश जी, आप क्या रेकमेंड करेंगे? द हिंदू पे की स्टोरी आई है विजेता सिंह की। कैसे भारतीय जो है वो रूस जा रहे हैं और वो यूक्रेन को, और जो उनका क्लासेस चल रहा है उसमें वो उनका योगदान है, और कैसे भारतीय वहाँ की नागरिकता लेने के लिए भी तैयार हैं। अच्छी स्टोरी है, मुझे लगता है
पढ़ी जानी चाहिए। अभी मोदी जी रशिया में है तो और बात भी हुई है इस हाँ, चीज़ हाँ, की। इस वापस चीज़ को भेजा लेकर जाएगा। बात भी हुई है। डेफिनेटली मैं यही स्टोरी प्रिंट वाली रेकमेंड करना चाहूँगी, हीना फातिमा की, वाई लीव द हाउस, सिट एट होम एंड डू पूजा पाठ, मिसोजिनी रेयर्स इट्स हेड आफ्टर हाथरस ट्रेजेडी। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल लिया है और मतलब हम सब ने बहुत अच्छी स्टोरीज़ की है इस इंसिडेंट पे, बट इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद ये पर्सपेक्टिव से देखना, ये लेंस से देखना आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। तो हमारे रिकमेंडेशंस पढ़िए, देखिए, बट उससे भी ज़्यादा महत्व हमारी स्टोरीज़ पढ़िए, शेयर करिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट कीजिए। एंड विद दैट दिस पॉडकास्ट इज एडजर्न्ड। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.